में वित्त आयोग की टीम अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में कल यानी कि रविवार को देहरादून पहुंची। आज सोमवार सचिवालय में आयोग के साथ सीएम धामी मीटिंग इस समय ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ इस समय बैठक हो रही है, जिसमें सरकार आयोग के सामने अपना प्रस्ताव रख रही है। तो कई ये प्रस्ताव जो हैं वो रखे जाने हैं, जिस पर चर्चा की जानी है, लेकिन बैठक पर संपूर्ण जानकारी देंगे सुनील प्रभात। बैठक शुरू हो चुकी है, बड़ी बातें बताएं बैठक की। देखिए, ये 16th फाइनेंस कमीशन है जो कल यहाँ पर पहुंचा था। 15 सदस्यीय टीम है। अभी सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके जो तमाम ऑफिशियल हैं उनके साथ कमीशन की मीटिंग चल रही है। राज्य सरकार की एक कोशिश होगी कि वो अधिक से अधिक जो अपने मुद्दे हैं उनको आयोग के सामने रखे, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा फंड उसको रिलीज हो सके, उसको केंद्रीय मदों में उसको मदद मिल सके। खासकर राज्य सरकार का फोकस इस बात पर है कि यहाँ पर जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, चाहे वो कांवड़ के नाम पर हो, चारधाम यात्रा के नाम पर हो, यानी कि उत्तराखंड की जितनी कुल जनसंख्या है उसके कई ज्यादा टूरिस्ट या फिर श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं, और इनके लिए व्यवस्था से लेकर तमाम संसाधन जुटाने में राज्य सरकार को एक बड़ा फंड जो है इस पूरे काम में लगाना पड़ता है। तो राज्य सरकार की कोशिश होगी कि कम से कम इस व्यवस्था के नाम पर वो केंद्र से कुछ और फंड की मांग करे। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर फॉरेस्ट फायर है। आपने देखा कि एक बड़ी प्रॉब्लम उत्तराखंड में हर साल गर्मियों के सीजन में होती है। राज्य सरकार चाहती है कि इसको डिजास्टर में शामिल कर लिया जाए, ताकि फॉरेस्ट फायर का जो मद होता है, जो हेड होता है, कम से कम डिजास्टर मद से उसको फंडिंग यहाँ पर मिल सके। इस तरह से राज्य सरकार अपने विभिन्न जो समस्याएं हैं, विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका प्रेजेंटेशन अभी इस मीटिंग में होगा, और ये कोशिश होगी कि जो आयोग है उसके सामने अपनी स्थिति रखी जा सके। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पर। सुनील प्रभात, फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा ने पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के दर्शन किए, और इस मौके पर जेपी नड्डा ने जोलिंगकांग में मौजूद शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। जेपी नड्डा स्थानीय लिबास में नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि चाइना बॉर्डर पर रोड बनाने के लिए जहां धार्मिक पर्यटन में इजाफा हो रहा है, रोड बनने के बाद तो वहीं बॉर्डर में सभी जरूरी सुविधाएं भी पहुंच रही हैं। जेपी नड्डा ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जवानों को मिठाई भी खिलाई। साथ ही उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि आने वाले सालों में वाइब्रेंट विलेज में बिजली, पानी, संचार के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी। जेपी नड्डा से पहले पीएम मोदी भी यहां पर पहुंच चुके हैं, आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। जोलिंगकांग आदि कैलाश पार्वती सरोवर उनका स्वयं आना हुआ है, और आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हम सबके बीच में आज वाइब्रेंट विलेज के नाते से यहाँ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री, जो सीमा का पहला गांव है गुंजी, उस गुंजी में आज उनका यहाँ पर कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के उससे यहाँ पर की जो इस क्षेत्र की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी, उन समस्याओं के बारे में भी जानकारी लेंगे। पूरे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज के रूप में आपको यहाँ पर होम स्टे को विकसित करने का कार्यक्रम चलाया। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात करेंगे। इस मामले पर कोटद्वार के एडीजे कोर्ट ने आज सुनवाई का समय और दिन मुकर्रर किया था। आज सुनवाई होने जा रही है। पिछली तारीख में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के बहस समाप्त होने के बाद अब बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू होगी। बहस के दौरान तीनों आरोपी पुलकित, सौरभ, अंकित कोर्ट में मौजूद रहेंगे। अंकिता भंडारी के वकील अजय पंत ने बताया कि बहस पूरी होने के बाद महीने के अंत तक फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए, और महीने के अंत तक फैसला आने की पूरी उम्मीद है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बहस समाप्त हो चुकी है। अब प्रोसिक्यूशन द्वारा जो बहस हुई है उसका प्रति उत्तर देना है, और मुझे लगता है कि इस महीने के लास्ट तक शायद इसमें निर्णय हो जाएगा, और
क्योंकि इसमें हमारी जो अपर जिला जज रीना नेगी थी, इसमें हर हफ्ते की डेटें इसलिए दे रही थी कि हाई कोर्ट से भी शायद निर्देश थे कि इसमें जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, और अब अंतिम चरणों में है और मुझे लगता है कि इस महीने के लास्ट तक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें निर्णय हो जाएगा। और आइए बढ़ते हैं आगे। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कल यानी कि रविवार को सीबीएसई के द्वारा लैब असिस्टेंट की भर्ती के लिए आयोजित रिटर्न एग्जाम में 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर 17 अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़े गए। नकल की जा रही थी। देहरादून पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी। पकड़े गए अभ्यर्थियों में 10 हरियाणा के रहने वाले हैं, 5 उत्तर प्रदेश के हैं, 2 आंध्र प्रदेश के हैं। कुल 17 आरोपियों में से एक महिला भी है, जिसे धर दबोचा गया है। आरोपियों के विरुद्ध पटेल नगर और डालनवाला थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अभ्यर्थी की जगह पर दूसरा एग्जाम देने के लिए पहुंचा हुआ था। यह भी जानकारी पुलिस को मिली हुई थी और इसी जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई है। बायोमेट्रिक मिलान न होने पर पकड़ा गया है यह अभ्यर्थी। उत्तराखंड में लागू नकल विरोधी कानून के तहत ऐसे मुन्ना भाइयों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगा दी है। जी हां, न्यूज 18 यानी कि हमने अपनी इस खबर में प्रमुखता के साथ आपको बताया था, बड़े पैमाने पर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर घुसपैठ की जा रही है। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। ये वो 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं जो अवैध डॉक्यूमेंट के साथ देहरादून से पकड़े गए। इनके पास बांग्लादेश की आईडी तो मिली ही, साथ ही भारत के फर्जी आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट भी मिले। पकड़े गए सभी बांग्लादेशी हिंदू हैं। इन सभी से LIU स्पेशल ब्रांच, SOG, मिलिट्री इंटेलिजेंस और IB की टीमें पूछताछ कर रही हैं। इन सभी को भारत में एंट्री दिलाने वाले नूर इस्लाम और मोहम्मद आलम की पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल पिछले ही हफ्ते न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो से अपनी खबर में दिखाया था कि किस तरह से बॉर्डर जिलों देहरादून, US नगर, हरिद्वार और नैनीताल में बड़े पैमाने पर बाहरी घुसपैठी हो रही है और कॉमन सर्विस सेंटर इनके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समस्त पूछताछ में इसमें अब तक 6 लोग को इसमें गिरफ्तारी की गई, जिसमें 5 लोग इसमें बांग्लादेश के दिवासपुर के रहने वाले हैं, जो विभिन्न समयों में बॉर्डर क्रॉस करके अन्य तरफ रहते हुए देहरादून पहुंचे थे और कुछ समय से यहाँ पर निवासरत थे। इसमें जो पूछताछ में पता चला कि इसमें 2 एजेंट थे, नूर इस्लाम और मोहम्मद आलम जो है, जिनके द्वारा इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया गया और इनको यहाँ पर लाया गया था। उधर कांग्रेस नेता और शरणार्थी संग्राम परिषद के अध्यक्ष रह चुके धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि सरकार को बांग्लादेशी हिंदुओं पर लचीला रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई भी हो, वो अपना भाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि धर्म के आधार पर देश और प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। चाहे बांग्लादेश के हिंदू हों, चाहे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हो, चाहे भारत में रहने वाले हिंदू हो या विश्व में कहीं भी रहने वाले, लेकिन खास तौर पर जो भारत के हिंदू हैं वो हमारा अपना खून है, हमारे भाई हैं। मैं शरणार्थी संग्राम परिषद का अध्यक्ष रहा हूं। जो बांग्लादेशी भारत में रहते थे, मैं तब भी ये कहता था कि ये हमारा अपना खून है। कि हमने CA लाए हैं, उसकी निश्चित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर कोई आता होगा तो निश्चित तौर पर उसको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन देश और प्रदेश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है और धर्म के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में व्यापक लेवल पर सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद देहरादून से लेकर हरिद्वार तक घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। शनिवार को हरिद्वार से भी एक बांग्लादेशी महिला रुबीना खातून को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 2024 में भी रुड़की से एक संदिग्ध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया था। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर पछुआदून में पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव लगातार जारी है, जहां पर सहसपुर के शंकरपुर, सिंगनीवाला, चोई बस्ती, धर्मावाला इन इलाकों में सत्यापन किया जा रहा है। वेरिफिकेशन ड्राइव जारी है। इस दौरान पुलिस ने घर घर जाकर 298 लोगों का सत्यापन किया और 29 मकान मालिकों के चालान किए। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी है।
उधर रविवार यानी कि कल देर शाम रामनगर के डिग्री कॉलेज के पास में कुछ अज्ञात लोगों ने दिल्ली से आए पर्यटकों की बस पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की गई। ये घटना करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है, जब पर्यटक जंगल सफारी से लौटकर बस में सवार हो रहे थे। बताया जा रहा है कि एक पर्यटक और स्थानीय लड़के की किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिसके बाद आरोपी लड़कों ने बस में तोड़फोड़ की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी है। देखिए, शाम के समय डिग्री कॉलेज के पास अज्ञात युवकों द्वारा टेम्पो ट्रेवलर के शीशे तोड़ने का मामला आया है, थाने में आया है। टेम्पो चालक की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अज्ञात लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। तदनुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चोट लगने का मामला अभी प्रकाश में नहीं आया है, केवल टेम्पो ट्रेवलर के शीशे तोड़ने का मामला प्रकाश में। यात्री जो टूरिस्ट लेके आए थे, हम यहाँ टूर पे आए थे और जिम कॉर्बेट पार्क सफारी करा के आ रहे थे, तो डिग्री कॉलेज पे कोई सवारी ने सामान लेने गया मार्केट में। हमने डिग्री कॉलेज पे गाड़ी खड़ी करी थी, वहाँ पे मार पिटाई पहले लड़के कर रहे थे आपस में। तो जैसे हम वहाँ से चले तो हमारे साथ भी उन्होंने मारपीट करी, बेमतलब में। कंडक्टर को, हेल्पर जो हमारे साथ होता है, उसके साथ उसका गिरबान पकड़ा और फिर शीशे तोड़ दिए। हरिद्वार से अगली खबर, जहां पर लड़कों के 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं। हरिद्वार लक्सर रोड से एक खबर है, जहां पर दर्जन भर युवकों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद इतना भयंकर हो जाता है, जहां मारकुटाई हो जाती है। इस घटना का वीडियो भी देखिए, आपके सामने है। लाठी डंडों से, लात घूंसों से एक दूसरे को पीटा, कई लोग घायल हुए हैं। घटना कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर की है। वीडियो सामने आने पर पुलिस हरकत में आई, 6 लड़कों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। हल्द्वानी के रानीबाग से नैनीताल का रोपवे अब भी फाइलों में ही बन रहा है। धरातल पर कोई कार्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ना कोई कार्य योजना लागू हो रही है। नैनीताल के जैम को कंट्रोल करने के लिए सालों पहले योजना तैयार हो गई, मगर इस रोपवे को स्वीकृति ही नहीं मिल सकी। करीब 1600 करोड़ में हल्द्वानी से नैनीताल तक रोपवे बनाया जाना है, जिसमें जोलीकोट पर स्टेशन भी बनाने का प्लान था। अब इन सब के इतर अभी तक कार्य योजना पर कोई कार्य होता हुआ नहीं देखा जा रहा। उत्तराखंड के चंपावत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक इंजीनियर ने सर्विस बुक ढूंढने के लिए सभी कर्मचारियों से 2 मुट्ठी चावल मंगाए, जिसके बाद विभाग की किरकिरी होने के बाद इंजीनियर पर एक्शन हुआ। उन्हें चंपावत से पौड़ी अटैच कर दिया गया है। सरकारी दफ्तर में अगर कोई फाइल या जरूरी कागजात खो जाए और वो अगर लाख ढूंढने के बाद भी नहीं मिले, तो क्या फिर 2 मुट्ठी चावल की मदद से ढूंढा जा सकता है? चंपावत जिले के लोहा घाट से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर आशुतोष कुमार ने कर्मचारियों के लिए एक अजीबोगरीब फरमान सुनाया, जो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो गया। आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद आशुतोष को अब चंपावत से पौड़ी अटैच कर दिया गया है। दरअसल एएई जयप्रकाश की सर्विस बुक अलमारी में रखी हुई थी। वेतन वृद्धि संबंधी ब्यौरा दर्ज करने के लिए पुस्तिका की जरूरत पड़ी। उसे बहुत ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिली। इस पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने या विभागीय लेवल पर जांच बैठाने की बजाय ऑफिस के मुखिया अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार ने आस्था के नाम पर पूरे स्टाफ के लिए ये आदेश जारी कर दिया, जिससे हर कोई हैरान था। जब सर्विस बुक का पता नहीं लगा तो विभाग के जो चीफ वहां पर थे, अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार ने शुक्रवार को एक लेटर जारी करके अपने कर्मचारियों को, अपने स्टाफ को एक लेटर जारी किया और उनसे कहा गया कि आप जब शनिवार को ऑफिस आएंगे तो ऑफिस आने से पहले 2-2 मुट्ठी चावल अपने घर से लेते हुए आए और उसको ऑफिस में जमा करा दें। हालांकि इंजीनियर इन चीफ ने आशुतोष कुमार को उन्हें 24 घंटे के अंदर बताने के लिए कहा गया है कि आखिर किस नियम के तहत कर्मचारियों को इस तरह का पत्र लिखा। बाद में विभागीय सचिव पंकज पांडे ने एक्शन ले लिया। दरअसल उत्तराखंड में एक आमतौर पर एक मान्यता है कि जब लोगों को परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता, तो लोग अक्सर भगवान के मंदिर में गुहार लगाते हैं कि आप ही हमारा न्याय करें, तो इसके लिए चावल डाले जाते हैं।
ताज्जुब की बात यह है कि एक अधिशासी अभियंता जैसा अफसर जो विभाग का मुखिया भी हो, वो भी इस आस्था को लेकर बाकायदा एक कार्यालय आदेश जारी करता है अपने कर्मचारियों को कि सर्विस बुक अगर ऑफिस में नहीं मिल रही है तो सभी कर्मचारी 2-2 मुट्ठी चावल लेकर आएंगे और फिर इस चावल को देवता के मंदिर में रखा जाएगा और फिर भगवान ही न्याय करेंगे। उत्तराखंड में सदियों से परंपरा चली आ रही है, लोगों की इससे आस्था भी जुड़ी है, लेकिन सर्विस बुक को ढूंढने के लिए पूरे स्टाफ को इसमें शामिल करने को लेकर विभाग की काफी किरकिरी हो गई। 48 घंटे के भीतर इंजीनियर पर कार्रवाई कर दी गई। सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 3,80,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। रविवार को 24,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए हैं। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से लगातार श्रद्धालुओं की भारी संख्या यहां पहुंच रही है। चारधाम यात्रा अब रफ्तार पकड़ चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक धाम में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। लगातार बद्री विशाल के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ बद्रीनाथ धाम पहुंच रही है। यात्रियों ने आज तक दर्शन कर लिए हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का ये निर्णय है, अतिथि देवो भव। हम प्रत्येक यात्री को सुलभ दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। उनकी तीर्थ यात्रा में किसी प्रकार का बाधा न बने। मैं देश विदेश के सभी तीर्थ यात्रियों से निवेदन करूंगा, आप बद्रिकाश्रम आइए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति आपके दर्शनों को सुलभ कराएगी। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 3,25,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। साथ ही आपको बताएं कि सबसे ज्यादा यमुनोत्री धाम के लिए 1,69,000 रिकॉर्ड यात्री दर्शन करके आगे बढ़े हैं। गंगोत्री में भी 1,56,000 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा में अब तक करीब 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं, लेकिन ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि गर्मियों की छुट्टियों के साथ ही यात्रा में तेजी आएगी। पिछले साल चारधाम यात्रा में 48 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार भी रजिस्ट्रेशन के शुरुआती आंकड़े बड़ी भीड़ का संकेत दे रहे थे। शुरुआती दिनों में भीड़ भी उमड़ी, लेकिन अचानक से इसमें कमी आ गई। अब तक करीब 9 लाख तीर्थयात्री चारधाम पहुंच चुके हैं, लेकिन पिछले साल से इसकी तुलना करें तो यह संख्या 3 लाख कम है। जानकार कहते हैं कि भारत पाक तनाव से उपजे हालात का यात्रा पर असर पड़ा है। 5-6 दिन जो तनाव चला भारत पाक युद्ध के कारण, उसने एक बहुत बड़ा असर चारधाम यात्रा पूरे देश में के मूवमेंट पर डाला था। तो यही उम्मीद हम करते हैं पिछले साल के ट्रेंड्स को देखते हुए कि अब आने वाले दिनों में ये जो मई का जो दूसरा पखवाड़ा और जून के शुरुआती दिनों में निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 2025 की चारधाम यात्रा में उछाल जो है आना चाहिए। पर्यटन विभाग का कहना है कि ज्यादातर यात्रियों ने अपनी यात्रा रिशेड्यूल की है। अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही यात्रा में इजाफा देखने को मिलेगा। अब तक 32,000 विदेशी नागरिकों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से ज्यादातर मई के आखिरी हफ्ते और जून के पहले सप्ताह में यात्रा करने वाले हैं। देखिए, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 31,537 लोगों ने जो विदेशी नागरिक है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और उनके आने की जो उनके जो डेट्स है वो मोस्टली मई एंड से लेके जून 2nd वीक तक के है। अभी तक चारधाम यात्रा के लिए 29 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ ही अब ऑन कॉल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जिससे आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे। चमोली की खबर आपको बताते हैं, जहां भारत के प्रथम गांव माणा के नजदीक सरस्वती नदी के केशव प्रयाग में लगे पुष्कर कुंभ का आज चौथा दिन है और आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालुओं ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपने पितरों का पिंडदान किया, तर्पण किया।
पुष्कर कुंभ में बड़ी संख्या में दक्षिण भारत के श्रद्धालु पहुंचे। उधर हरिद्वार में बहादुराबाद क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही थम नहीं रही है। सुमन नगर कॉलोनी में एक जंगली हाथी चहलकदमी करता हुआ देखा तो वहीं लोगों की सांसें थम गई। काफी देर तक हाथी कॉलोनी की गलियों में इधर उधर घूमता हुआ नजर आया। कॉलोनी वासी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद जंगल की ओर निकला ये हाथी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से अक्सर यहाँ जंगली हाथी आते हैं, आवाजाही करते हैं, लेकिन वन विभाग इनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमांत जनपद में स्थानीय लोगों के लिए बंकर बनाने की मांग उठने लगी है। भविष्य में आखिर क्यों है बंकर की जरूरत, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत का पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के पराक्रम को पूरे विश्व ने देखा। इससे ये भी बात साफ हो गई कि भविष्य में अगर चीन के साथ ऐसी स्थिति बनी तो वायु सेना की भूमिका निर्णायक होगी और जिसमें बॉर्डर इलाके में नागरिकों के जनमाल की सुरक्षा के लिए बंकरों की भूमिका अहम होगी। लेकिन अभी इंडो चाइना बॉर्डर इलाके में युद्ध के हालात में नागरिकों के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो छुप पाए, जिसके चलते भारत चीन सीमा पर उत्तरकाशी में बंकर बनाने की मांग तेजी से उठने लगी है। पूर्व सैनिक भी युद्ध के हालात में नागरिकों की सुरक्षा के लिए बंकर को सबसे सुरक्षित मानते हैं। तो ये एयर अटैक है, यदि दुश्मन देश के द्वारा इस प्रकार की यदि कोई कार्रवाई की जाती है कभी भविष्य में, अगर आशंका जताएं हम, तो उसके लिए बंकर बहुत ही निहायत जरूरी है एयर अटैक के लिए। एयर अटैक से बचने के लिए बंकर के अलावा तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सॉल्यूशन दूसरा। उत्तरकाशी के सीमांत तहसील भटवाड़ी में बंद पड़ी लोहारी नागपाला परियोजना की बंद पड़ी टनल को युद्ध के समय बंकर के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जिसके चलते स्थानीय लोग सरकार से इसे बनवाने की मांग कर रहे हैं, जिसे चार धाम यात्रा के दौरान आने जाने के साथ ही युद्ध के दौरान बंकर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ की जनता की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे बड़े बड़े बंकर बनाए जाने चाहिए। और जैसे उत्तराखंड में ये गंगा घाटी में पाला बांध परियोजना जो अधूरी रही, वहाँ बड़े बड़े टनल बने हुए, उसको भी बंकर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। खेरांग से लेके और सीधा डबरानी, इसको बाईपास टनल जो है रोड के सड़क सेफ्टी के हिसाब से, इसको बाईपास रोड के हिसाब से भी जो इसको जो है सुचारू किया जा सकता है। बहुत से में बंकरों के काम भी इस सड़क आ सकती है। तो मेरा ये मानना है कि जो लोहारी नागपाला की जो टनल है उसको पूरा किया जाए। युद्ध के समय नागरिकों को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए मजबूत बंकरों के निर्माण जरूरी है, जिसके लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।